अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? बढ़िया। कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक? सब बोलो। ओके, तो वी आर डन विद द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उससे पहले हमने क्या देखा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। और उससे पहले हमने क्या देखा? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो अगेन क्रोनोलॉजी क्या है हमारी कि पहले हम देख रहे हैं कि क्या वेज है रिप्रोडक्शन के, जिसमें मेनली बेसिक वाला देख रहे हैं एसेक्सुअल का, फिर हम सेक्सुअल देख रहे हैं किसमें? प्लांट्स में, फिर सेक्सुअल देख रहे हैं किसमें? ह्यूमंस में। अब जब रिप्रोडक्शन हो गया तो बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन हो गया, बहुत आबादी बढ़ गई। अब कंट्रोल करना है, अब समझना है क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्या आने वाली हैं या क्या आ चुकी हैं, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उन चीजों पे। अब वो चीजें हमें क्या बताएंगी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा न्यू चैप्टर हमें बताएगा। तो यानी हर चीज के बाद, एक स्टेंट के बाद क्या होता है, उसे रोकथाम का तरीका बताया जाता है, जब बताया जाएगा। तो जब रिप्रोडक्शन हो गया तो आपको बताया जा रहा है अब उसे रोकना कैसे, आबादी ज्यादा नहीं बढ़ानी है, कैसे रोकना है, हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, कैसे उसे हेल्थ आपको ठीक रखना है। मेनली कौन सा हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या? तो जो हमारे WHO वाले हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जी, वही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कोरोना को पैंडेमिक नहीं बोल रहा था, फिर बोला, फिर बहुत कुछ बोला, बोलते हैं हर दौर में हर तरह के लोग आते हैं। खैर, तो वो वही WHO ने कहा, क्या पहले अच्छा था वो कि WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब सर फिजिकली भी आपको फिट होना चाहिए, इमोशनली भी फिट होना चाहिए, सोशली भी फिट होना चाहिए, एंड बिहेवियर पैटर्न भी आपका फिट होना चाहिए। ये सारी चीज जब आपकी सही है, वेल बीइंग है आपका, तो आपको कहा जाएगा आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी हैं। समझ में आया? अगर आप सिर्फ यहां से हेल्दी है तो क्या बोला जाता है? मेंटली स्ट्रांग है। अगर यहां से हेल्दी है क्या बोला जाता है? कि फिजिकली स्ट्रांग है ना। आप रोते नहीं है जानी से, क्या बोला जाता है? इमोशनली स्ट्रांग है। बट अगर ये सारी चीज आपकी सही है तो क्या बोला जाएगा? रिप्रोडक्टिवली स्ट्रांग है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसका सही है। बस समझ में आई? इन मतलब इन सारे चीजों की वजह से रिप्रोडक्शन में क्या हो सकता है? इंपैक्ट पड़ सकता है। तो हम पहले जानने से पहले रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस वजह से रिप्रोडक्शन की स्ट्रेटेजी हमें बनानी चाहिए, हेल्थ के बारे में जानना चाहिए, ये सब चीज जानने से पहले हम थोड़ा सा डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? बढ़ती हुई आबादी से डरते हैं। कैसे डरते हैं? कि पहले 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना था? 2 बिलियन था। कितना था? 2 बिलियन। 2 बिलियन मतलब कौन बताएगा? 1 मिलियन होता है, 1 बिलियन होता है। 1 मिलियन इज 10 लाख, 1 बिलियन इज 10 करोड़। तो मतलब क्या हुआ कि 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी थी? 2 बिलियन थी, 20 करोड़। उसके बाद क्या हुआ? बढ़ गई आबादी। कितनी हो गई? आपके 200 करोड़, सॉरी, आबादी कितनी हो गई? 2000 में 6 बिलियन हो गई। कितनी हो गई? 2 बिलियन से 6 बिलियन। 1 बिलियन इज 100 करोड़ ना, सॉरी, 6 बिलियन। आर यू गेटिंग मी? 2 बिलियन से 6 बिलियन। ओ भाई साहब, कहां तुम भागे? 100 साल में तुम कहां 600 करोड़ ले गए? बस समझ में आई कितना पॉपुलेशन बढ़ गया। उसके बाद फिर 10 साल का गैप, हर आपका जनगणना जो होता है वो 10 से 11 साल के डिफरेंस में, 10 साल में जनरल में सेंसस होता है, जिसे जनगणना बोलते हैं ना, जिसमें अब सरकार आपका सारा कुछ चेक कर रही है। तो वो 10 साल के बाद यानी 2011 में देखा गया तो क्या पाया गया? 7.2 बिलियन। अगेन सिर्फ 10-11 साल के डिफरेंसेस में कितना डिफरेंस आ गया? 1.2 बिलियन आबादी बढ़ गई। अब अगर ये तो था आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करें, चूंकि 100 में से 99 बेईमान, मेरा भारत महान। और महान किस चीज के लिए? इनमें से एक चीज ये भी हमारी महानता की कि हमने तरक्की बहुत किया। भाई कैसे किया? 1947 में हम 350 मिलियन थे। कितने थे? 350 मिलियन थे। अगर आपको मिलियन बिलियन में कंफ्यूजन है तो चेक कर लीजिएगा गूगल में, ठीक है? उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना।
तो इंडियन पॉपुलेशन में 350 मिलियन थे हम आजादी के वक्त, यानी हम आजाद हो रहे थे। अब हम आजाद हो गए, हमें लगा अब तो ठीक है, वी आर रिप्रोडक्टिवली स्ट्रांग, हमें भारत की आबादी बढ़ानी ताकि अंग्रेज आके फिर हमें कब्जा ना करे। तो हमने क्या किया, बहुत जल्दी में हम थे, हमने विद इन सबके सारा 50-60 ईयर्स में हमने क्या कर लिया, अपनी आबादी को 650 और बढ़ा लिया। बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया, यानी 350 मिलियन से 1 बिलियन हो गए, 100 करोड़ हो गए, 100 करोड़। कब, अभी की बात नहीं हो रही है, ये 2001 की बात हो रही है। अब 2011 में फिर जनगणना हुआ था ना, 2011 में वर्ल्ड का भी हुआ था, अपना भी हुआ होगा, तो उसमें 0.2 और बढ़ गए, यानी 20 करोड़ और बढ़ गए, 120 करोड़। अभी की आबादी कही जाती है 130 से 135 करोड़ आबादी अभी भी है, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर होने वाला, पता चल जाएगा। बस समझ में आ रही है? तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सर दिक्कत क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बढ़ने दीजिए ना, दिक्कत क्या है भैया, दिक्कत तो है, और दिक्कत क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, वही चीज इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया, चलिए। तो सर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है, इतना ज्यादा रैपिड इंक्रीज जो हो रहा है, उसका रीजन क्या हो सकता है? इतना ज्यादा रिप्रोडक्शन, यानी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज 2 बिलियन से 6 बिलियन, 6 बिलियन से विद इन 10 ईयर्स और 1.2 बिलियन इंक्रीज, यानी 7.2 बिलियन। तो सर इसके रीजन क्या है? तो इसके कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कॉजेस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कि इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी। ऑब्वियस अगर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, आपको अच्छे प्रोवाइड मिले हुए हैं, तो फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपका अच्छा होगा, तो फिर पॉपुलेशन के चांसेस ज्यादा हैं। डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। व्हाट इज मोर्टेलिटी? हमें इकोसिस्टम में पढ़ना। मोर्टेलिटी मौत से आया, मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी रेट मानी मरने की रेट क्या है। रेट क्या होता है, पर 1000 में आप देखते हैं कितने लोग बचे कितने लोग मरे, तो मोर्टेलिटी रेट मरने की 30। उसी तरह की होती है नेटालिटी, हम पढ़ेंगे उसे। तो नेटालिटी क्या है आपका, पैदाइश का, बर्थ रेट बोलते हैं, है ना। तो ये है डेथ रेट और नेटालिटी इज बर्थ रेट। तो अब क्या होगी, अगर सर ऑब्वियस है मरने वालों की तादाद कम है तो रिप्रोड्यूसिबल की तादाद ज्यादा होगी। तो डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर इन्फेंट कम है, डिक्रीज है मरने की तादाद, तो ऑब्वियस रिप्रोड्यूसिव एज में जाएंगे तो फिर उनकी तादाद भी क्या होगी, रिप्रोडक्शन वो पार्टिसिपेट करेंगे और ग्रोथ ज्यादा होगा। इंक्रीजेज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन रिप्रोड्यूसिबल एज, वन ऑफ द मोस्ट मेन पार्ट क्या कि सर रिप्रोड्यूसिबल एज यानी जो अबव 18 प्लस हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनकी तादाद, और बिलो 40 एज के हैं जो मेनली उस टाइम रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, फर्टिलाइजेशन जो कैपेबल होते हैं कराने के, है ना, तो उनकी अगर तादाद ज्यादा है तो फिर क्या होगा, चांसेस हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा। तो क्या सर इनकी तादाद नहीं होनी चाहिए, कि हमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए? ऐसी बात नहीं है। तो सर फिर कैसे कंट्रोल होगा, देखना है, हम देखेंगे। पर उससे पहले हम देख लें कि हम मेजर कैसे करते हैं, हम एवरेज ग्रोथ रेट, ह्यूमन पॉपुलेशन रेट हम कैसे पता करते हैं। तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को हमें पता करने के लिए क्या करना होता है, मेजर करते हैं एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट से। किससे? एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट। अब देखो सेंसस क्या है, हर 10 साल में होता है इन जनरल, है ना। तो उसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, आपने 2000 में निकाला, फिर 2011 में निकाला, ठीक। अब उस 2 साल के डिफरेंस को देखेंगे, डिफरेंस को ही हम एवरेज बोलते हैं, बोलते हैं ना भाई, पक्की बात ना, फिजिक्स वालों बोलते हैं ना भाई। तो क्या होगा, एवरेज आप निकाल रहे हैं, तो सर हमें 2 पॉपुलेशन लेना होगा ना, एक उस वाले सेंसस का, इस वाले सेंसस का, 2 पॉपुलेशन हो गए। तो P2 माइनस P1, तो P1 पहले आएगा, P1 पहले आएगा, P1 पहले आता है, तो 1 क्या होगा सर, प्रीवियस सेंसस का पॉपुलेशन। क्या होगा, प्रीवियस सेंसस का पॉपुलेशन। इफ दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ प्रीवियस सेंसस, देन P2 इज द पॉपुलेशन ऑफ प्रेजेंट सेंसस। तो P1 is the population size in previous census, P2 is the population size in present census। अब 2 लोगों के बीच आप निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो एवरेज ग्रोथ रेट हो गया ना भाई। फिर क्या करेंगे, उससे आप किससे डिवाइड करेंगे, प्रीवियस इनटू n। व्हाट इज n? n सबको पता होता है, नंबर ऑफ ईयर बिटवीन 2 सेंसस। कितने साल का डिफरेंस था, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 2 साल, कितने साल का डिफरेंस था। और ये ज्यादातर क्वेश्चंस में काम आ जाता है। ऐसा तो पता है 10 ईयर के गैप में सेंसस होता है, बट क्वेश्चन आपको दे देगा 2 ईयर,
तो आप क्या करेंगे, n की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 ईयर। एक बोल देगा लास्ट सेंसस वाला 2000 में, अब हो रहा है सेंसस आपका 2020 में, तो 10 ईयर का गैप है, तो कितना हो गया, n कितना हो जाएगा, 10। पक्की बात है। बोला कि आपका पहले में क्या था पॉपुलेशन, पहले पॉपुलेशन था आपका 1000, बढ़ के हो गया 10,000, तो आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 10,000, यहां लिखेंगे 1000, बस समझ में आई, यहां लिखेंगे 1000, यहां आपका गैप 10 साल का था, 10 into 100, दिस इज द परसेंट एवरेज ग्रोथ रेट। पक्की बात है। इसी तरह से सारा जो हमने निकाला है डेटा वो इसी पॉपुलेशन बेस पे निकाला जाता है। पक्की बात। तो अब हमें क्या देखना है सर, अब हमें देखना है क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिर ये सब तो अच्छी बात है, नहीं मर रहा भाई तो कौन दुआ करे, कोई मर जाए, हाँ किसी लोग की दुआ करते हुए मर जाए, बट ऐसे नहीं करते है ना, नहीं करना चाहिए। तो कोई भी चाहेगा कि ऐसा कोई इंसान चला जाए बेचारा, तो मेडिकल फैसिलिटी हर कोई चाहेगा, तो मतलब है कि कुछ तो तोड़ होगा, हम उस तोड़ को देखते हैं। आइए लिख लीजिए। आइए, हो गया। तो बात हो रही थी सर प्रॉब्लम और स्ट्रेटजीज के, कैसे हम इस चीज से बचे, इस चीज को हम कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकें बाय गेटिंग द मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑल थिंग। यानी हमें क्या होना, अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि सर क्या नुकसान हो सकता है जब हम किसी चीज से डरते हैं, हमें किसी चीज का खौफ होता है, किसी चीज के लिए हम परेशान होते हैं, तो फिर हम उसके बारे में सोचते हैं और फिर उसके लिए हम एक स्ट्रेटजी बना के काम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोई स्ट्रेटजी बनानी होगी। क्या बनानी होगी कि सर जैसा कि इसके लिए हमारे भारत देश में क्या किया गया, सबसे पहले पूरे दुनिया में सबसे पहले हमारे भारत देश में ये बात समझी कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ने वाला है और बढ़ने के बाद ऐसे मामला भी आने वाले, उन्हें भी ये शायद ये बात मालूम थी, तो उन्होंने पहले ही प्रोग्राम रोका कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया उन्होंने इन 1951। क्या नाम रखा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। बहुत आसान है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली के लिए, है ना, इन 1951। क्लियर है। फिर उन्होंने क्या किया, इसका नाम बदल दिया। नाम बदलने की आदत शुरू है, पुरानी आदत है हमारी, तो नाम बदल डाला। नाम बदल के क्या बोला, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इन शॉर्ट RCH, MDH नहीं RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जो कि नथिंग बट फैमिली प्लानिंग है। 1951 में ये प्लानिंग का लागू कर दिया गया था, बस मतलब बना दिया गया था पर लागू नहीं किया गया, एग्जीक्यूशन नहीं किया गया। वो हमारे यहाँ होता है, कानून होता है, एग्जीक्यूशन नहीं होता है। तो ये काम चल रहा है, हमने देखा 350 मिलियन थे, 1.2 बिलियन है, कोई बात नहीं, आगे और बढ़ेंगे, 2 बिलियन होंगे, पूरे दुनिया में हिंदुस्तानी होंगे, इससे फिक्र की बात क्या है। आ जाइए। तो इसके लिए इन्हें क्या किया, स्ट्रेटेजीज बनाई, और स्ट्रेटेजीज में हमें देखना है प्रॉब्लम क्या है और उससे हम बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन, जो हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, स्टडी क्या है, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन। अगर हमें रिप्रोडक्शन के लिए अवेयरनेस होगी, हम ये बात समझ पाएंगे कि रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ग्रोथ होना चाहिए, ये सारी चीजें अगर एस्पेक्ट्स को हम समझ पाए तो शायद कहीं ना कहीं हम स्ट्रेटेजी के साथ एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्रोग्राम को, है ना। सेक्स एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं व्हाइल गेटिंग मैरिड, किस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं वाइल सेक्सुअल इंटरकोर्स। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है पूरा, हमें ये बात पता नहीं है तो फिर क्या है। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी। जो लिटरेट है वो एजुकेटेड हो ये नेसेसरी नहीं है। एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ बिटवीन द एजुकेटेड पर्सन एंड इंटेलिजेंट पर्सन, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। एंड आल्सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी। आप पढ़ लिख लिए, आपका डिग्री है, आप लिटरेट कहलाएंगे, एजुकेटेड नहीं कहलाएंगे। तालीम और इल्म की जो डिफरेंस है वही एजुकेशन एंड लिटरेसी की डिफरेंस है। तालीम आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप तालीम ले रहे हैं, इल्म नहीं ले रहे। इल्म कब लेंगे, जब उस चीज की समझ है, आप उस चीज को आगे इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो इल्म है। आप जो बात सही है, सही पे आमादा है, तो आप इल्म की तरफ हैं, वरना तो सिर्फ आपने डिग्री लिया है, कागज का टुकड़ा लिया है और कुछ नहीं लिया, है ना। जो जब बात हो रही थी सेक्स एजुकेशन पे, तो राजस्थान में एक केस आया, गुजरात में भी केस आया था, गुजरात में केस आते हैं, राजस्थान में भी आता है इसमें केस।
कि उसमें केस आया कि एक फीमेल टीचर थी जो इस टॉपिक पे पढ़ा रही थी, सरकार उसे प्रमोट कर रही थी, लाइक 10 years बैक अप्रॉक्स। तो सरकार उसे प्रमोट कर रही थी और कि इसे बताओ ताकि लोगों को रुझान हो, चूंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा केसेस हैं, फीमेल फिटिसाइड के केसेस अभी भी सुनने मिलते हैं, और जो सेक्स रेशियो है मेल और फीमेल का बहुत कम है उसमें राजस्थान में, लाइक 1000 पे 450 फीमेल है, 1000 मेल पे 450। तो वहाँ बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो वहाँ तो प्रोग्राम को इन्हांस किया जा रहा था। तो फीमेल टीचर स्कूल में पढ़ा रही थी, वहां के गांव के लोगों को पता चला कि ये सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ा रही है। वो कह दिए कि सभ्यता के खिलाफ है, इतना मारा कि उसका जान निकल गया, दम निकल गया। जी, ये सच्ची घटना पे आधारित है, बात समझ में आ रही है। तो ये जब इलिटरेसी हमारे दिमाग में भरी होगी, अनएडुकेटेड हमारे माइंड जब बन जाएगा, जो बनाया जा रहा है, तो फिर मसले पैदा होते हैं। आप पढ़ाई को भी दूसरे सेंस में ले लेते हैं, बात समझ में आ रही है। दैट्स द प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजीज आर हियर। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड केयर। सर, अगर हम बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस लेंगे, जिसके बारे में पूरी डिटेल में हमें अगला ही टॉपिक पढ़ना है, तो बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस अगर हम यूज करेंगे तो विद द बेसिकल फिजिकल नीड आपका क्या होगा, बर्थ कंट्रोल भी रहेगा, है ना। आप उसका केयर भी रहेगा। आप प्लानिंग कर सकते हैं कि सर आफ्टर 2 year, आफ्टर 3 year हमारी जैसी स्ट्रेटेजी है, हाउ मच चाइल्ड डू वी वांट, हाउ मच चाइल्ड डू वी रियली वी कैन केयर अबाउट देम, है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब आइए प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा है अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में। क्या है प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम? ये तो सब जानते हैं कि हर दिन आए दिन सुनते हैं कि किसी फीमेल के साथ ये प्रार्थना हुई है, इवन मेल के साथ भी ये हुआ। ऐसा नहीं सिर्फ फीमेल के साथ ही होता है, मेल के साथ भी कोई दिक्कत है, और ये चीजें बहुत होती हैं सेक्स से रिलेटेड। सेक्स रिलेटेड यानी आप मेल हैं या फीमेल हैं, सेक्स डिफरेंशिएशन से, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से ये चीजें आती हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज भी अगर हम कंट्रोल करेंगे, इन सारी चीजों को हम कंट्रोल करेंगे, तो फिर जाके क्या होगा, तब जाके सर हमारे साथ हमारा देश भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, और आबादी भी तरक्की करेगी जितनी करनी चाहिए। ये डबल और ट्रिपल आबादी विद इन फ्यू टाइम गिवन टाइम नहीं होगी, और अगर होगी तो हमारे पास स्ट्रेटेजी होगा, तो हम उस सारी आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, हमारा मुल्क आज सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनने है, यानी सेकंड लार्जेस्ट है ना, पहला चाइना, इसलिए हम ही है, और माल न्यूट्रिशन में सबसे आगे हम ही है। जितनी अमेरिका की आबादी है, इससे हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन के शिकार है, क्योंकि स्ट्रेटजीज नहीं है। बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर द प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, वी शुड बी कंसर्न अबाउट दैट। बात समझ में आ रही है। द लास्ट वन इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच यू कैन सी द सेक्स ऑफ एम्ब्रियो, है ना, या फीटस, नॉट एम्ब्रियो, फीटस। बात समझ में आई। और एम्ब्रियो फीटस का डिफरेंस हमें मालूम है। तो सर कि आप फीटस का आप सेक्स पता कर सकते हैं। अब अगेन हमारे यहाँ क्या, हम हर चीज का मिसयूज करने लगते हैं, हर चीज को हम दूसरे सेंस में डाल देते हैं। एमनियोसेंटेसिस होता क्या है, पहले हम बोल देते हैं। एमनियोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं कि सिंपल जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये एमनियोसेंटेसिस, इसी को यहाँ बताया जा रहा है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। और अगर कोई पूछ रहा है एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, तो अभी उससे मार पड़ेगा। खुद को अपने आप को एक थाप मार लो, मैं तो मार नहीं सकता, खुद से मार लीजिए, है ना। हमने एमनियोटिक फ्लूइड देखा है ब्लास्टुला फॉर्मेशन में, जब गैस्ट्रुलेशन हम देख रहे थे तो वहां एमनियन बना था, वहीं पे फ्लूइड बना था, ठीक। तो एमनियोटिक फ्लूइड अप्रॉक्स 15 ml लेते हैं, ठीक। एमनियोटिक फ्लूइड टेक्स आउट, उसे लिया, फिर क्या किया हमने, अब लिया तो एमनियोटिक फ्लूइड जो गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, जो ब्लास्टुला लेयर बना था, वो किसके लिए बन रहा है, एम्ब्रियो के लिए बन रहा है ना। तो एम्ब्रियो के लिए बन रहा है, फीटस के लिए बन रहा है। तो एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड इंजेक्ट करके क्यों ले रहे हैं, ताकि फीटल सेल्स को ले सके। तो हमें इससे क्या मिलेगा, फीटल सेल्स मिलेगा। इससे हम क्या करेंगे, फीटल सेल्स को, फीटल सेल्स कल्चर्ड इन विट्रो, हम क्या करेंगे इससे, इन विट्रो यानी लैब में हम क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे। कल्चर कराना मतलब ग्रो कराना। फिर क्या करेंगे हम, इसकी कैरियोटाइपिंग। सेल अगर आपने पढ़ा है तो कैरियोटाइपिंग आपको मालूम होना चाहिए। कैरियोटाइपिंग इज नथिंग बट
मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो सेल हमने लिया उसमें क्रोमोसोम को हम क्या करेंगे, फोटो खींचते हैं और फिर उसका विजुअलाइजेशन करते हैं कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इस तरह उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें क्या खराबी दिख रही है क्रोमोसोम में। अगर क्रोमोसोम में कोई खराबी है मतलब क्या है, जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कैसे डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर जिसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों करते हैं, टू डिटरमिन, टू नो द जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर आपका इनबॉर्न डिसऑर्डर, जो पैदाइशी आपका डिसऑर्डर हो, जीन में कोई डिफेक्ट हो, उससे हम कैसे पता कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस के इस प्रोसेस के थ्रू हम पता कर सकते हैं। और फॉर ऑब्वियस रीजन सर, इससे हमें फीमेल का सेक्स और मेल का सेक्स भी पता चल जाएगा कि फीटस हमारा मेल है या फीमेल है ना। अब होता क्या है कि सर देखना तो हमें था, क्या अलाउ किस लिए किया गया, सर हमें अलाउ किया गया कि आप जेनेटिक डिसऑर्डर देख लो। क्या होगा सर अगर जेनेटिक डिसऑर्डर देख लेंगे, बहुत से डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स, उसमें सारे जेनेटिक डिसऑर्डर ही हमें तो पढ़ने हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं है ना, वो क्या होते हैं, आप जैसे फिनाइलकेटोनुरिया हो गया, अब आपको उसमें इलाज ही नहीं है और कुछ साल के बाद वो फीटस का डेथ ही होना है, बीच में आपके इलाज को पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, आप बेयर नहीं कर सकते हैं इतनी चीजों को, इतने खर्च को, या वो पैदा होके ही मर जाएगा, या माँ की जान को खतरा है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, एक चाइल्ड हर हाल में मरेगा। अब आप देखे होंगे पुरानी मूवीज में भी दिखाता था, क्या होता था, या तो बच्चे को बचाओ या माँ को बचाओ, या फिर एक केस होता था कि बच्चा तो हर हाल में मरेगा लेकिन अगर बर्थ दिया गया तो माँ भी मर सकती है। तो उस केस में फिर क्या करें, तो इस केस को पता करने के लिए हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं कि बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई ऐसी डिसऑर्डर तो नहीं है जिससे आगे चल के बहुत परेशानी होने वाली है। उस केस में, ओनली दैट केस में, यानी अगर कोई ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है, उस केस में सरकार हमें अलाउ करती है क्या, एमटीपी कराने को। एमटीपी स्टैंड फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नाम से ही मेंशन है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना है ना, बच्चे को गिरा देना, मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल रीजन से, अबॉर्शन से, अबॉर्शन ही है ये, बट अबॉर्शन से डिफरेंट कैसे है कि अबॉर्शन आप किसी भी रीजन से करा सकते हैं, विच इज नॉट अलाउड, बट दिस इज लीगल, दिस इज अलाउड के मेडिकल, इसीलिए इसको एमटीपी बोला जा रहा है, अबॉर्शन नहीं बोला जा रहा है ना। अब अगर आपने सर आप एमनियोसेंटेसिस कराने गए थे, वो तो अलाउ था, अब उससे आपको पता चल गया कि ये तो लड़की है, मुझे तो लड़का चाहिए था, होता है ना, पहले तो बहुत ज्यादा होता था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग इतने पढ़े लिखे हो गए, इतने समझदार हो गए कि अब इतनी भेदभाव नहीं करते, बहुत जगह फिर भी करते हैं बट फिर भी नहीं करते, बहुत बहुत ज्यादा सुधार आया है। तो अब क्या हुआ है, मतलब पैदाइश में आया उसके बाद तो करते ही हैं, यानी मारते नहीं है, पहले तो मार ही देते, बेटी है मार दो गाड़ दो, है ना। तो अब क्या करते थे कि अब आपने पता चला कि मुझे तो लड़का चाहिए था, ये तो लड़की हो गई, तो क्या करेंगे, उससे आप अबॉर्शन करा देंगे, इलीगल है, अलाउ नहीं है। जो डॉक्टर है उसका भी सर्टिफिकेट छीन लिया जाएगा, उससे भी जेल, और जो करा रहे हैं पेरेंट उसे भी जेल। तो अगर सेक्स आपको पता चल गया है और उस पर आप अबॉर्शन करा रहे हैं तो इलीगल है। अगर आपको जेनेटिक डिसऑर्डर पता चला है और मेडिकल रीजन से आप टर्मिनेट करा रहे हैं तो वो लीगल है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप करा सकते हैं, यानी फर्स्ट 3 मंथ यानी 12 वीक्स में एमटीपी कराना अलाउ है कि एमटीपी आप करा सकते हैं विद 1 मेडिकल रेफरेंस। इस बात को लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू एनसीईआरटी में ये ऐड भी हुआ है पॉइंट, क्या कि 1 आपका कोई रिकमेंडेड डॉक्टर होना चाहिए, ऑफिशियल डॉक्टर होना चाहिए जो बोले हाँ आप एमटीपी करा सकते हैं। तब 12 वीक्स तक, अगर 12 वीक्स के बाद करा रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, यानी अप टू 6 मंथ, अप टू 24 वीक्स, 24 वीक्स के बाद अलाउ नहीं है, 24 वीक्स से पहले ही कराना है, क्योंकि हमने पढ़ा है 6 मंथ के बाद एम्ब्रियो बिकम फीटस, है ना। तो क्या होगा, सब कुछ डेवलप हो जाएगा, इसीलिए उससे पहले कराना है।
तो अगर आप उससे पहले यानी 3 मंथ के बाद कराते हैं और 6 मंथ से पहले कराते हैं तो फिर 2 रिकमेंडेशन चाहिए आपको, 2 डॉक्टर 2 ऑफिशियल्स की रिकमेंडेशन चाहिए। सिंगल से नहीं चलेगा। सिंगल का कब चलेगा? जब 3 मंथ से पहले है, 3 मंथ से ज्यादा है, 6 मंथ से कम है, 2 चाहिए। क्लियर है बात? एमटीपी में पक्की बात। क्वेश्चन आएगा भाई, चलो लिख लो। यहां पे आपका ये एमनियोसेंटेसिस दिख नहीं रहा है, मैं ऐसे यहां लिख दे रहा हूं, इसका पूरा यहां से मिटा के मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। दिस इज 6, ये क्या था? 7 नंबर एमनियोसेंटेसिस, द 7th नंबर ये। और दिस इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है? टू नो द जेनेटिक डिसऑर्डर, टू नो द जेनेटिक डिसऑर्डर। हो गया? चलिए, तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे सर, वो हम क्या पढ़ रहे थे? वो हम बेसिक्स पढ़ रहे थे, बैकग्राउंड पढ़ रहे थे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या हुआ, हम एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कैसे मेजर करते हैं, फॉर्मूला क्या है उसको निकालने का, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आ सकते हैं, इन सारे बैकग्राउंड्स को हमने देखा। तो इस चैप्टर को ना 2 पार्ट में यूजुअली डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट में यानी बर्थ कंट्रोल को देखा जाता है कि बर्थ कंट्रोल के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं, और दूसरा पार्ट एसटीडीज का है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे बड़ा रीजन क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो उनमें क्या क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, यानी उनके ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन से हैं। तो इस 2 पार्ट में देखना है। सबसे पहले हम इन दोनों में हमें पहले क्या देखना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स देखने हैं, यानी जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं। आपने पिल्स का नाम सुना होगा, नेचुरल मेथड्स होते हैं, कॉन्डम्स होते हैं, वो सारे क्या हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। तो कौन कौन से मेथड होते हैं, उस मेथड में क्या क्या चीजें होती हैं, उसका एक्सप्लेनेटरी मेथड्स हमें देखने हैं, जिसको कुछ फेस क्या है सर? सबसे पहले नेचुरल मेथड है। क्या है? नेचुरल मेथड है। तो नेचुरल मेथड नाम से लग रहा है सर उसमें हमें किसी पिल्स की जरूरत ना पड़े, सर उसमें हमें किसी आर्टिफिशियल थिंग की जरूरत ना पड़े, जो बाय नेचुरल वेज हम क्या करें? हम बर्थ कंट्रोल कर सके। क्योंकि हम कॉन्ट्रासेप्शन लेते क्यों हैं? 2 चीज होती है, एक होता है कॉन्ट्रासेप्शन, एक होता है कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब कंसीव करना यानी प्रेग्नेंट होना, स्पर्म का एग से मिल जाना, और कॉन्ट्रासेप्शन उसे रोकना, प्रेग्नेंट होने से रोकना। क्लियर? तो कॉन्ट्रासेप्शन वर्ड जहां आ गया मतलब बात कहां हो रही है? आपके बर्थ कंट्रोल की बात हो रही है। तो नेचुरल में फॉर ऑब्वियस रीजन हम कोई मेडिकल यूज नहीं करेंगे, मेडिसिन का यूज नहीं करेंगे। बैरियर मेथड, हम बीच में बैरियर लगा देंगे, जैसे कॉन्डम्स क्या है? वो बैरियर लगा देंगे। तो बैरियर मेथड हो गया। आईयूटीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यूटेराइन यूटेरस से आया होगा, इंट्रा 2 चीज बताए थे, इंटर एंड इंट्रा। देखो बेटा, बायो इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी, मैंने पहले ही कहा था। इंट्रा मतलब विदिन, यूटेराइन यूटेरस, डिवाइस तो सबको पता है। तो इंट्रा मतलब विदिन यूटेरस, यूटेरस के विदिन आप क्या लगा देंगे? कोई ऐसा डिवाइस लगा देंगे जिसकी वजह से बर्थ कंट्रोल हो सकता है, स्पर्म ना जा पाए, या स्पर्म जाए तो अपनी मोटिलिटी खो दे, है ना? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सर फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म शुड हैव शो 60% क्या बोला ना भाई, नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड 40% विगोरस मोटिलिटी। उसे अगर छेड़छाड़ कर दें तो चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन ना हो। फिर इम्प्लांट, कुछ इम्प्लांट कर दिया जाए या सर्जरी ही करा दिया जाए, जिसपे बहुत बार सुना है, सब जानते हैं, है ना? और सर्जरी दोनों की होती है, मेल्स की भी एंड फीमेल्स की। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेथड को हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और उसके बाद फिर हम कहां पहुंचेंगे? लास्ट में, दैट इज एसटीडीज की तरफ।
क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे इन डिटेल देखेंगे। पक्की बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से फिर आपका फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। तो थोड़ा ध्यान देना है, रिवीजन देना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है? एकदम बनना चाहिए। आप पूरे नीट का क्वेश्चन निकालो, मैंने पहले भी कहा कि पहले नीट का क्वेश्चन करना है, तो नीट का क्वेश्चन निकालो और नीट का क्वेश्चन खुद से निकाल के देखो और फिर मुझे बताओ कि सर जो पढ़ाया गया है, जो समझे हैं, उससे क्वेश्चन बना कि नहीं बना। इधर उधर के क्वेश्चन में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। पहले नीट बनाओ, फिर एनसीईआरटी बेसिस बनाओ एंड देन अपना प्रैक्टिस कीजिए जितना करना है, जा झाड़ पे। समझ में आ रही बात? बाकी सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास है।